नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विधिज्ञ में। आज मैं आपके सामने डेली न्यूज एनालिसिस का द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का कंबाइंड एडिटोरियल लेकर के आया हूं। आज द इंडियन एक्सप्रेस के कंटेंट को हमने इंक्लूड नहीं किया है, आज सिर्फ द हिंदू है। कल से हम इसे द इंडियन एक्सप्रेस को या आने वाले समय में हम इंडियन एक्सप्रेस को भी इंक्लूड करेंगे। दोस्तों, आज द हिंदू में कुछ बहुत अच्छे एडिटोरियल्स आए हैं। मुझे पता है एडिटोरियल्स को लेकर आप सबकी बहुत कंप्लेन रहती है कि आप सबको एडिटोरियल्स अच्छे से नहीं समझ में आ रहे हैं, लेकिन विधिज्ञ के साथ आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, विधिज्ञ हर एडिटोरियल को, जो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे से एडिटोरियल समझाएगा, इतने स्टूडेंट फ्रेंडली और इतने ईजी और इतने ल्यूसिड लैंग्वेज में समझाएगा कि आपको एडिटोरियल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो नहीं सकती। बाकी आप सब तो जानते ही हैं हम एडिटोरियल कैसे पढ़ते आ रहे हैं आज तक, विधिज्ञ से भी हम ऐसा ही काम करेंगे। दोस्तों देखिए, आज के द हिंदू में एक बहुत ही शानदार एडिटोरियल आया है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस एडिटोरियल को किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, किसी ने भी इस एडिटोरियल को एक्सप्लेन नहीं किया होगा। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं इस एडिटोरियल को कि हाउ कैन कैट बॉन्ड्स प्लान फॉर नेचुरल डिजास्टर्स। हाउ कैन कैट बॉन्ड्स प्लान फॉर नेचुरल डिजास्टर। बेहद विजनरी आर्टिकल है और मेरे हिसाब से एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं दोस्तों जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैट बॉन्ड्स की। ये कैट बॉन्ड्स क्या है, राइट? ये रैट और कैट नहीं है। कैट स्टैंड्स फॉर कैटास्ट्रॉफी और बॉन्ड्स आपको पता है एक प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड, कैट बॉन्ड का फुल फॉर्म है कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड। इस प्रकार के बॉन्ड या इस प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या इंडिया में ट्रेड किए जाते हैं? नहीं किए जाते दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के बॉन्ड्स का ट्रेड या व्यापार या लेन देन फाइनेंशियल मार्केट्स में, शेयर मार्केट में नहीं किया जाता। दोस्तों, इससे पहले कि हम इन सारी चीजों को बहुत टेक्निकल तरीके से पढ़ें, आइए बड़ी आसान तरीके से पढ़ते हैं। आसान तरीके से पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक मूवी के बारे में बताना चाहता हूं और वो मूवी थी ओ माई गॉड। बचपन में मैं शायद बहुत छोटा था, 12th या फर्स्ट ईयर में था जब मैंने ये मूवी देखी थी ओ माई गॉड। ओ माई गॉड स्टारिंग अक्षय कुमार और परेश रावल। उस मूवी की खास बात यह थी कि उस मूवी में अक्षय कुमार या परेश रावल एक इंश्योरेंस के लिए जाते हैं और वहां पर जो इंश्योरेंस एजेंट रहता है वो बोलता है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पर किसी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं हो सकता बिकॉज ये एक्ट ऑफ गॉड है और किसी भी प्रकार का एक्ट ऑफ गॉड जो है उसमें इंश्योरेंस कवर इंक्लूड नहीं होता। ओनली मैन मेड डिजास्टर्स के लिए या फिर किसी प्रकार की डेथ के लिए या आप किसी प्रकार से आपको आपकी फिजिकल डिसफंक्शनलिटी हो गई उसके लिए ही इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। किसी प्रकार के एक्ट ऑफ गॉड के लिए आपको इंश्योरेंस नहीं दिया जाता। ये पूरी की पूरी थीम का सार था, उस पूरी की पूरी मूवी का सार था। और दोस्तों, इस एडिटोरियल का सार भी यही एक्ट ऑफ गॉड है। दोस्तों, भारत में इंश्योरेंस कवर बहुत सारी चीजों पे मिलता है, राइट? जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, यहां तक कि गाड़ी और मोबाइल तक का भी इंश्योरेंस दोस्तों मिल जाता है। लेकिन किसी प्रकार के डिजास्टर के लिए भारत में इंश्योरेंस नहीं मिलता। आप सबको पता है भारत के बहुत सारे रीजन्स जो हैं वो डिजास्टर प्रोन है, यानी वहां अर्थक्वेक आता है, वहां साइक्लोन आता है। अगर मैं भारत के, देखिए दोस्तों, आइए हम बात करें, अगर हम भारत के, मैं एक बार बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों, अगर आप भारत के नक्शे को देखें तो भारत के नक्शे पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे, भारत के नक्शे को अगर आप देखें, एक मिनट में से थोड़ा मोटा कर लेता हूं, ओके। अगर आप भारत के मैप को देखें, तो आप पाएंगे कि भारत के बहुत सारे रीजन्स जो हैं दोस्तों डिजास्टर प्रोन है। फॉर एग्जांपल, आप सबने देखा कि पिछले साल किस प्रकार से केरला में लैंडस्लाइड आ गया था। इसके अलावा इस पूरे के पूरे रीजन में, जिसे आप हिमालयन रीजन कहते हैं, यहां ये पूरी तरीके से अर्थक्वेक प्रोन है। क्या है? अर्थक्वेक प्रोन है। तो भारत में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो डिजास्टर प्रोन है। क्या कहते हैं? डिजास्टर प्रोन है, यानी किसी भी प्रकार का पोटेंशियल डिजास्टर ऐसे इलाकों में आ सकता है। यानी यहां पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर रिस्क है। यहां पर इस एडिटोरियल में बार बार एक टर्म का प्रयोग किया गया है, डिजास्टर रिस्क। आइए हम उसके बारे में भी समझेंगे, बट फिलहाल मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि एडिटोरियल लिखा क्यों गया, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यह एडिटोरियल लिखा इसलिए गया कि भारत में इंश्योरेंस कवर किसी प्रकार के डिजास्टर पर नहीं दिया जा सकता और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस पर यह एडिटोरियल लिखा गया है दोस्तों। तो आइए हम इस एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं और इस एडिटोरियल के अलग अलग डायमेंशंस को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर, राइट, इस एडिटोरियल में हम बार बार लिखा हुआ है एक चीज, वो है डिजास्टर रिस्क।
ये डिजास्टर रिस्क का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिजास्टर रिस्क का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिजास्टर रिस्क की डेफिनेशन के बारे में अगर मैं जाऊं, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में डिजास्टर रिस्क के बारे में जो बताया गया है, उसमें यह बताया गया है कि एनी टाइप ऑफ पोटेंशियल लॉस दैट मे अकर ड्यू टू एनी टाइप ऑफ कैलामिटी, any type of potential loss to humanity that may occur due to any type of calamity. Calamity यानी earthquake, सुनामी, उसकी वजह से अगर कोई potential loss लाइवलीहुड को या सोसाइटी को होता है तो उसे डिजास्टर रिस्क कहते हैं। अब आपको तो पता ही है कि भाई साहब डिजास्टर रिस्क, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में लोग रहते हैं, राइट? केरला में वेस्टर्न घाट जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां पर केरला या फिर जो पूरा हमारा वेस्ट कोस्ट है, वेस्टर्न घाट जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वहां पर भी लोग रहते हैं। तो इन लोगों की लाइफ को थ्रेट है, पहले से थ्रेट है, यानी ये डिजास्टर किसी भी प्रकार के डिजास्टर के लिए ये कम्युनिटीज एक वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं। सो दीज कम्युनिटीज आर एक्चुअली फेसिंग लॉट ऑफ डिजास्टर रिस्क, यानी पोटेंशियल, यानी दे मे अकर अ पोटेंशियल लॉस फॉर एनी टाइप ऑफ कैटास्ट्रॉफी दैट मे अकर इन देयर लाइफ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं डिजास्टर रिस्क। ये आर्टिकल ये कहता है कि भारत में हम डिजास्टर रिस्क को किस प्रकार से मिनिमाइज कर सकते हैं, किस प्रकार से मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कुल मिलाकर इस आर्टिकल का सार है। पर दोस्तों इससे पहले हम लोग कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक आर्टिकल एक आपका एक कह सकते हैं एक्ट है, उसे कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट के 3 अलग अलग फेजेस के बारे में बताया गया है। दोस्तों ध्यान रखिए, प्लीज जो बात बताने जा रहा हूं वो इस आर्टिकल को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के 3 अलग अलग फेजेस के बारे में बताया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक है प्री डिजास्टर फेज, एक है प्री डिजास्टर फेज, एक ड्यूरिंग डिजास्टर फेज और एक पोस्ट डिजास्टर फेज। पोस्ट डिजास्टर फेज दोस्तों, प्री डिजास्टर फेज यानी आपको पता है कि ये जो रीजन है ये डिजास्टर प्रोन एरिया में आ रहा है, यहां पर ये एक सीस्मिक जोन में आ रहा है, अर्थक्वेक या फिर लैंडस्लाइड, साइक्लोन, कुछ सुनामी, कुछ भी यहां पर आ सकता है, यानी यहां पर एक डिजास्टर रिस्क है, डिजास्टर रिस्क है। तो आपको कुछ पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है किसी प्रकार के डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ओके? और उन प्लानिंग में डेफिनेटली आप सुनामी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स लगा सकते हैं। सुनामी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स का मतलब होता है सुनामी आने से पहले ही सिग्नल मिल जाए, आपको एक वार्निंग मिल जाए, कैविएट मिल जाए कि भाई साहब इस फला दिनांक में सुनामी या साइक्लोन जो है आने वाला है, तो इवैक्यूएशन वहां से हो जाए, पब्लिक वहां से चली जाए। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा, अलग अलग प्रकार की इमरजेंसी सर्विसेज, जैसे कि किस प्रकार से हम वहां की पॉपुलेशन को डिजास्टर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, किसी प्रकार के पॉसिबल डिजास्टर में किस प्रकार वहां की कम्युनिटी को रिस्पॉन्ड करना है, ओके? तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को लेकर, अर्ली वार्निंग सिस्टम को बनाने को लेकर, इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर हम जब प्लानिंग करते हैं उसे कहते हैं हम प्री डिजास्टर फेज, ओके? उसके अलावा दोस्तों हम बात करें अगर ड्यूरिंग डिजास्टर क्या होता है, ड्यूरिंग डिजास्टर जब हो गया तो डेफिनेटली यहां पर रिलीफ और रेस्क्यू होता है, राइट? आर्मी या भारत सरकार रिलीफ ऑपरेशंस चलाती है या रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाती है, ये दोनों चीजें ड्यूरिंग द डिजास्टर होती है। मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड किया जाता है, ये सारी की सारी चीजें ड्यूरिंग डिजास्टर होती हैं। जब कभी भी डिजास्टर आता है तो आप सब खूब इसके बारे में सुनते हैं। पोस्ट डिजास्टर यानी डिजास्टर जब हो गया, सारा विध्वंस हो गया, सारी कैटास्ट्रॉफी हो गई, सारा डिस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद खेल शुरू होता है रिहैबिलिटेशन का। रिहैबिलिटेशन यानी जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें कहीं और रिहैबिलिटेट किया जाए। उसके बाद खेल शुरू होता है कंपनसेशन का, सरकार उनको उचित मुआवजा दे या कंपनसेशन प्रोवाइड करे, मॉनेटरी कंपनसेशन प्रोवाइड करे और उनकी जिंदगी में नॉर्मलसी लाए, उनकी जिंदगी में क्या करे, नॉर्मलसी लाए। दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट के ये 3 अलग अलग फेजेस हैं, प्री डिजास्टर फेज, ड्यूरिंग डिजास्टर फेज एंड पोस्ट डिजास्टर फेज। ये डिजास्टर फेज में अलग अलग तरीके की क्या रणनीति होनी चाहिए, ये हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बिल्कुल कैटेगोरिकली जो है दोस्तों लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहां पर किसी भी प्रकार से, राइट, किसी भी प्रकार के डिजास्टर रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इंश्योरेंस की बात नहीं कही गई है। ये किस प्रकार का फाइनेंशियल इंश्योरेंस, किस प्रकार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है इस प्रकार के डिजास्टर रिस्क या डिजास्टर प्रोन एरिया में जहां पोटेंशियल डिजास्टर आ सकता है वहां पर हम लोगों को दे सकते हैं। दोस्तों ये आर्टिकल डील करता है कैट बॉन्ड से। दोस्तों ये आर्टिकल डील करता है कैट बॉन्ड से। कैट बॉन्ड का फुल फॉर्म है कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड। कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड। अब ये कैट बॉन्ड क्या होता है?
लेखक ये कहते हैं कि कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड या कैट बॉन्ड इस पूरी की पूरी चीज का एक सॉल्यूशन हो सकता है, जिसके जरिए हम डिजास्टर रिस्क को और ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं, डिजास्टर रिस्क को और ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट ने की थी। यूएस गवर्नमेंट, आपको यूनाइटेड स्टेट्स के कोस्ट लाइन पर हरिकेन नाम का एक साइक्लोन आता था। हरिकेन नाम आप प्लीज याद रखिएगा, हरिकेन नाम का साइक्लोन यूएस कोस्ट पर आता है, और ये हरिकेन नाम का साइक्लोन जो है यूनाइटेड स्टेट्स के कोस्टल इलाके में रह रहे लोगों के लाइवलीहुड, उनकी सोसाइटी और उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता था। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट एक कैट बॉन्ड इंट्रोड्यूस करती है। कैट बॉन्ड यानी सरकार एक प्रकार की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी एक प्रकार का फाइनेंशियल पेपर रिलीज करेगी, यानी सरकार कैट बॉन्ड रिलीज करेगी, गवर्नमेंट के द्वारा कैट बॉन्ड्स छापे जाएंगे और यह कहा जाएगा कि भाई जो व्यक्ति इसे, सपोज करो 100 रुपए का एक कैट बॉन्ड है, अगर ये कोई व्यक्ति खरीदेगा तो इस पे हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% या 30% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। अब हर व्यक्ति चाहता है अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट का फॉर्म देना, हर व्यक्ति चाहता है अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट का फॉर्म दे दे। भाई मुझे ही कोई कहेगा कि भाई तुम मुझे 100 रुपए दे दो और अगर किसी प्रकार का डिजास्टर आएगा तो तुम इसको इन कैश कर सकते हो और तुमको हम 130 रुपए वापस कर देंगे। ओके, 130 रुपए वापस कर देंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हम तुमको इस पे दे सकते हैं। ठीक जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में होता है, जैसे आप सब हेल्थ इंश्योरेंस में देखते हैं, ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां इस प्रकार के डिजास्टर्स को कवर नहीं करती और उनकी गलती भी नहीं है। भाई साहब, डिजास्टर का आप मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, लाखों लोग विस्थापित होते हैं, लाखों लोग उसमें इफेक्ट होते हैं, तो कोई भी डिजास्टर कंपनी इतनी बड़ी इंश्योरेंस नहीं दे सकती कि डिजास्टर के इतने बड़े डिजास्टर के लिए दे सके। तो उसका सलूशन ये है कि भाई साहब, सरकार अगर कैट बॉन्ड्स रिलीज करे फाइनेंशियल मार्केट में या फिर शेयर मार्केट में, और इसको ढेर सारे इन्वेस्टर्स एज अ पोर्टफोलियो इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रिलायंस के शेयर खरीदे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से अडानी के शेयर खरीदे जाते हैं या गूगल के शेयर खरीदे जाते हैं, किसी भी शेयर मार्केट से लिस्टेड कंपनी, ओके, जिस प्रकार उसके शेयर खरीदे जाते हैं, उसी प्रकार सरकार जो है इस प्रकार के कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड शेयर मार्केट में या फिर फाइनेंशियल मार्केट में रिलीज कर सकती है, जिसको इन्वेस्टर खरीद के अपने पोर्टफोलियो को सुधार सकता है और सरकार इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे सकती है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे फायदा यह होगा कि जब इतनी भारी संख्या में लोग कैट बॉन्ड्स को खरीदेंगे तो सरकार के पास डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और डिजास्टर रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एक बहुत बड़ा कंसोर्टियम, एक बहुत बड़ा पैसा जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब आपको पता है डिजास्टर हर कभी नहीं आते, लेकिन जब आते हैं उनकी मैग्नीट्यूड और उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल 2004 सुनामी, ओके, अभी केरला में जो लैंडस्लाइड हुआ था, उत्तराखंड में हर कभी कुछ ना कुछ होता रहता है, या फिर क्लाइमेट चेंज के जमाने में आप सब जानते हैं, क्लाइमेट चेंज के जमाने में हमारे फार्मर्स के ऊपर किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज का खतरा मंडरा रहा है कि भाई साहब उनकी फसल नहीं उग रही, कम उग रही, उनका यील्ड नहीं आ रहा, प्रोडक्शन नहीं आ रहा, तो उसमें फार्मर की गलती नहीं है। दोस्तों, हमें भविष्य में क्लाइमेट चेंज के खतरों से निपटने के लिए भी, क्लाइमेट चेंज के खतरों से निपटने के लिए भी ये एक्ट ऑफ गॉड को, किसी ने एक्ट ऑफ गॉड को भी इंश्योर करना पड़ेगा, यानी इसको भी इंश्योरेंस कवर के अंदर लाना पड़ेगा। और कैट बॉन्ड्स या कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स दोस्तों हमारे पास एक ऐसा ही बड़ा उपयुक्त सॉल्यूशन निकाल करके आते हैं कि सरकार ही खुद जारी करे। अब देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रकार के कैट बॉन्ड्स को कोई प्राइवेट कंपनी जारी करेगी, आई रिपीट, अगर इस प्रकार के कैट बॉन्ड्स को कोई प्राइवेट कंपनी जारी करेगी तो हो सकता है उसको ट्रेड करने में दिक्कत हो, कोई आसानी से इसको ना खरीदे। लेकिन दोस्तों, अगर सरकार कैट बॉन्ड्स निकालती है या कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स निकालती है और हम सब उसे खरीदते हैं, तो हमें पता होगा कि भाई ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। सेफ इन्वेस्टमेंट क्यों है? क्योंकि सरकार खरीद रही है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने इसे जारी किया है और उसके पास तो टैक्सेशन पावर है भाई साहब, वो कभी दिवालिया नहीं होगी। अगर हमने सरकारी इंस्ट्रूमेंट में, सरकारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया तो वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। वो क्या है दोस्तों? एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है उसमें एक्सपोनेंशियल गेन ना मिले जैसा कि शेयर मार्केट में मिलता है, लेकिन इतना भी श्योर है कि सरकार से अगर हम डील कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें हमारा लॉस भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, बिकॉज सरकार एज एन इंस्टीट्यूशन, राइट, सरकार, भारत सरकार, भारत जैसी स्टेबल गवर्नमेंट, मतलब भारत जैसे स्टेबल देश की, जिसकी इकोनॉमी स्टेबल है, जिसका बजट स्टेबल है, जिसकी सरकार स्टेबल होती है, जिसकी डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम में एक स्टेबिलिटी है, ऐसे में सरकारों की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, जिसमें आंख मूंद कर कोई भी इन्वेस्टर जो अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा सेफ बनाना चाहता है, वो इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सरकार के सामने लेखक एक विजन पेश कर रहे हैं कि अमेरिका के तर्ज पर क्यों ना कैट बॉन्ड्स को इशू किया जाए।
कैट बॉन्ड्स को, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट को और बेटर तरीके से किया जाए और डिजास्टर रिस्क को और ज्यादा मिनिमाइज किया जाए और किसी भी प्रकार के डिजास्टर के लिए फाइनेंशियली और ज्यादा हम उसे स्ट्रेंथन हो सकें। लोग दोस्तों, लेखक ये भी बात कह रहे हैं कि अगर भारत इस प्रकार का स्टेप उठाता है तो चूंकि भारत एक विकासशील देश है और भारत की एक डिप्लोमेटिक हेफ्ट है, हेफ्ट यानी भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक लीडर की भूमिका में अलग अलग जगहों पर नजर आता है। भारत एक जियोपॉलिटिकल स्टैचर वाला कंट्री है, तो भारत इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से फंडिंग भी ले सकता है। यानी अगर भारत सरकार इस प्रकार के बॉन्ड्स इशू करती है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक इस पे फंडिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी हमें एक्सटर्नल फंडिंग भी इस काम के लिए मिल सकती है, राइट। इसके लिए भारत अपनी लीडरशिप रोल को, राइट, भारत अपनी लीडरशिप रोल को क्या कर सकता है, इनहैंस कर सकता है ग्लोबल लेवल पर। इसके थ्रू भारत अपनी लीडरशिप रोल को इनहैंस कर सकता है। देखिए दोस्तों, भारत अपनी लीडरशिप रोल को इस कैट बॉन्ड के थ्रू इनहैंस कैसे कर सकता है, आइए इसको और समझते हैं। दोस्तों, हमको हमारे पड़ोसी देशों के साथ अब संबंध को भी सुधारना है। लगातार चीन जो है दोस्तों हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब करता जा रहा है और साउथ एशिया एक ऐसा एरिया है जो डिजास्टर प्रोन है। भाई बांग्लादेश में डिजास्टर प्रोन है, श्रीलंका भी डिजास्टर प्रोन है, इसके अलावा जो हमारे नेपाल भी आप जानते हैं अर्थक्वेक प्रोन है। तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है ना, यहां पर डिजास्टर रिस्क थोड़ी ज्यादा है। भारत अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक को इंक्लूड करके इस प्रकार का कैट बॉन्ड इशू करता है और उसको पूरे साउथ एशिया में ट्रेडेबल करता है, तो भारत दोस्तों साउथ एशिया में डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में एक लीडरशिप रोल भी एज्यूम कर सकता है। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के डिजास्टर रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए नहीं, बल्कि साउथ एशिया में डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में एक लीडरशिप रोल लेने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, विच कैन बी अ काउंटर टू चाइनाज इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ साउथ एशिया। दोस्तों, तो आई होप आपको यह आर्टिकल समझ में आया होगा। हम अभी रिकॉर्डेड मोड में आ रहे हैं, हम कुछ दिन में आपके सामने लाइव मोड में भी आ जाएंगे। बस कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम आयरन आउट करने के बाद लाइव मोड में आपके सामने आ जाएंगे। अगर ये आपको आर्टिकल समझ में आया तो प्लीज आप सब इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया। और अगर ये आर्टिकल आपको समझ में नहीं आया प्लीज दोस्तों तो वो भी हमें बताइए कि सर समझ में नहीं आया, थोड़ा फिर से समझा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे समझा देंगे। तो दोस्तों ये आर्टिकल एक बेहतरीन आर्टिकल है। ऐसे आर्टिकल द हिंदू में बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम आते हैं ऐसे आर्टिकल्स हिंदू में, लेकिन दोस्तों इस आर्टिकल के माध्यम से एक बहुत बड़ा विजन जो है पेश किया जा रहा है देश के सामने, राइट, देश के सामने। अब ये बोला जा रहा है कि भाई साहब इसमें एक कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। भाई साहब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, बात की जा रही है। आइए इसके चैलेंजेस के बारे में बात कर ले। भाई साहब बात इस चीज की है कि डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर जो है उसका अपना एक मैग्नीट्यूड होता है। कोई भी डिजास्टर है उसकी इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक की बात करें, अगर अर्थक्वेक रिचर स्केल पर 6.4 का आया है या 5.2 का आया है तो इसकी इंटेंसिटी में, इसकी डिस्ट्रक्शन में अंतर है। ओके, उसी प्रकार साइक्लोन आया है या फिर सुनामी आई है, उसकी इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड क्या है, यानी कितने ज्यादा डिस्ट्रक्शन या कैटास्ट्रोफी इसने की, इसे कैलकुलेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों यहां पर हम ये सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि अगर इंटेंसिटी डिजास्टर की ज्यादा होगी तो हम ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप की इंटेंसिटी वो बॉन्ड खरीदते हैं, अगर आप वो बॉन्ड खरीदते हैं कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड जो लो डिजास्टर्स के लिए है या लो प्रोफाइल के डिजास्टर्स के लिए है, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। लेकिन अगर आप हाई प्रोफाइल डिजास्टर्स के लिए जिसमें जान और माल का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उस कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड को आप खरीदते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा होगा। तो बड़े ही वेल डिलिनिएटेड तरीके से, बड़े ही वेल डिमार्केटेड तरीके से दोस्तों हम इस बॉन्ड को निकाल सकते हैं। तो लेकिन इसमें हर चीज की, हर प्रकार की गाइडलाइन जो है बहुत क्लियर करनी पड़ेगी, हर प्रकार की गाइडलाइन क्लियर करनी पड़ेगी। और अगर भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रकार के बॉन्ड निकालती है तो सबसे पहले दोस्तों एक भाई साहब लोगों को समझाना पड़ेगा कि उनका पैसा जो है बर्बाद नहीं हो रहा है, आप वो सरकार के साथ डायरेक्ट डील कर रहे हैं और ये एक एश्योर्ड इन्वेस्टमेंट या सेफ इन्वेस्टमेंट है रादर देन शेयर मार्केट। तो आई होप दोस्तों ये आर्टिकल आपको समझ में आया, नहीं आया तो प्लीज आप सब मुझसे पूछ लीजिएगा। इज दैट क्लियर दोस्तों? आइए हम उसके बाद दूसरे आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। हाउ डिड हिमाचल अचीव अ हाई रैंक ऑन NAS? दोस्तों आर्टिकल से शुरुआत मैंने इसलिए की क्योंकि न्यूज भी आपको पता है, हमने
हमेशा से द हिंदू लाइव किया है और हम न्यूज और आर्टिकल्स दोनों को ही इंक्लूड करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिन से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि सर एडिटोरियल्स उनको समझ में नहीं आ रहे हैं या उनको एडिटोरियल्स अच्छे से समझाया नहीं जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एडिटोरियल्स को लेकर विधिज्ञ और ज्यादा सीरियस है, बिकॉज एडिटोरियल्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी रीडिंग कैपेसिटीज के लिए, आपकी क्रिटिकल स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए, ये ओवरऑल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, रीडिंग आर्टिकल्स इज मैंडेटरी, not only for your GK skills but for critical for development or evolution of your critical skills and capacity building and comprehensive skills. So reading articles gives you an overall growth and overall upliftment in your mock scores can be visible only and only by reading editorials. Okay, कोई ऐसा बोलता है कि editorial important नहीं है या ये editorial important काम का नहीं है तो समझ लेना वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आगे चलते दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाउ डिड हिमांचल अचीव हाई रैंक ऑन द NAS। लुक एट दिस आर्टिकल माय डियर फ्रेंड्स, लुक एट दिस आर्टिकल। सबसे पहले ये NAS क्या है आइए हम समझ लेते हैं भाई साहब। NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्या है? NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोस्तों करता है। NAS जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये NAS सर्वे हर 3 साल में करता है। नेशनल क्या लिखा हुआ है? अचीवमेंट सर्वे NAS 2025। इसके रिजल्ट्स जुलाई 2 में आए हैं, 2 जुलाई को आए हैं। और सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि NAS कैलकुलेट कैसे किया जाता है। भाई साहब NAS जो है इसके बारे में एक चीज समझ लीजिएगा, NAS इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। भाई साहब हर स्कूल के बच्चों का मैथमेटिकल स्किल्स कितने डेवलप हुए, साइंटिफिक स्किल्स कितने डेवलप हुए और लिंग्विस्टिक स्किल्स कितने डेवलप हुए, यानी उनकी मैथमेटिकल स्किल्स, उनकी साइंस स्किल्स और लिंग्विस्टिक स्किल्स जो है वो कितनी इंक्रीज हुई, इसको लेकर के एक NAS सर्वे हर 3 साल में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है करती है, ताकि भारत में एजुकेशन का क्या एडवांसमेंट है, भारत में एजुकेशन का किस प्रकार का अपलिफ्टमेंट है, इसके बारे में जानकारी ली सके। यानी अलग अलग स्टेट्स कैसा प्रोग्रेस कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एजुकेशन के फ्रंट पर, इसके बारे में एक सर्वे जो है किया जाता है। अब इस सर्वे में ध्यान रखिएगा नंबरों को कैलकुलेट किया जाता है स्किल्स चेक करने के लिए कि मैथ्स में किसी बच्चे के बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर आए, फलाना स्टेट के बच्चों के साइंस में कितने नंबर आए, लैंग्वेज में कितने नंबर आए। तो कुल मिलाकर बहुत ही थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। ओके, नंबर तो आपको पता ही है, स्कूलों में आजकल भर भर के बटने लग गए हैं, आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लग गए हैं, राइट, ट्रू फॉल्स आने लग गए हैं, उसमें बड़ा आसान होता है नंबर इंक्रीज करना। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा मैथ, साइंस और लिंग्विस्टिक स्किल्स में अलग अलग स्टेट्स के बच्चे जो हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसको लेकर एक NAS सर्वे जो है किया जाता है। इसमें एक अभूतपूर्व बात निकल करके आई कि आखिरी बार जब ये सर्वे किया गया था 2021 में आखिरी बार जब सर्वे किया गया था तब जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो बहुत पीछे था, लेकिन इस बार 4 साल के अंदर, ध्यान रखिएगा 4 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश ने 16 प्लेसेस को जंप किया। भाई साहब 4 साल के अंदर 16 स्थानों की छलांग मारकर हिमाचल प्रदेश जो है थोड़ा आगे निकल गया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि कोई स्टेट सिर्फ 4 साल में 16 रैंक आगे निकल जाए। अच्छा, ऑफ कोर्स ये बोलने की बात नहीं है, केरला अपनी टॉप पोजीशन मेंटेन किया हुआ है, पंजाब दूसरे स्थान पर है, पंजाब जो है वो दूसरे स्थान पर है। अब देखिए इसके लिए अलग अलग प्रकार की बात की जा सकती है कि हिमाचल कैसे आगे निकला। ये आर्टिकल ये बात कर ही नहीं रहा कि वाओ व्हाट अ एलिमेंट, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय हिमाचल प्रदेश। ठीक है, थोड़ा अच्छा परफॉर्म हिमाचल प्रदेश ने किया होगा, लेकिन ये आर्टिकल बोल रहा है कि भाई साहब ये NAS का सर्वे जो हुआ है, और इनफैक्ट मैं इस बात से सहमत भी हूं, ये NAS का सर्वे बड़ा थ्योरेटिकल सर्वे है, राइट। NAS का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का सर्वे है ये बड़ा थ्योरेटिकल सर्वे है। भाई साहब मैथ्स में कितने नंबर आ रहे हैं, साइंस में कितने नंबर आ रहे हैं, इंग्लिश में कितने नंबर आ रहे हैं, नंबरों के आधार पर आप क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हो? क्या आपने पता लगाने की कोशिश की कि भाई साहब उन बच्चों का इमोशनल वेलबींग कैसा है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, सोशल बिहेवियर में क्या चेंज आया, क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है, क्रिटिकल थिंकिंग कितनी ऊपर निकल करके गई, उन बच्चों के अंदर सिविक सेंस उन बच्चों का सिविक सेंस
राइट, जो उनको एक अच्छे सिविलियन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें किसी प्रकार का इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ? दोस्तों, ये नंबरों के माध्यम से जब तक हम लोग इवैल्यूएशन किसी स्कूल का, किसी स्टेट का या बच्चों का करते रहेंगे कि किसी कितने नंबर आए, हम कभी भी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आज भी मानता हूं। बीइंग अ टीचर दोस्तों, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं कि एक व्यक्ति का इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है, ये ज्यादा मैटर करता है इस चीज से कि उसका इंटेलिजेंस कोशेंट कैसा है। दोस्तों, आइए हम बात करें। मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस पर जितनी भी किताबें पढ़ी हैं दोस्तों, उसमें यह बात निकल करके आई और मैं इस बात से सहमत भी हूं कि दो प्रकार के, एक होता है इंटेलिजेंस कोशेंट और एक होता है इमोशनल कोशेंट। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इमोशनल कोशेंट की इंटेलिजेंस कोशेंट का मतलब आप लैंग्वेज में कैसे हैं, आप अपनी कैलकुलेशन स्किल्स में कैसे हैं, आपकी साइंस कैसी है, मैथ्स कैसी है, कुल मिलाकर आप इंटेलिजेंट कितने हैं। ओके, आप इंटेलिजेंट कितने हैं, ये आपकी लाइफ में ओवरऑल सक्सेस में सिर्फ 20% मायने रखता है। आपके लाइफ की ओवरऑल सक्सेस में 80% मायने रखता है आपका इमोशनल कोशेंट। 80% मायने रखता है आपका इमोशनल कोशेंट। यानी आज की डेट में कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, इससे कहीं ज्यादा मायने रखता है कि वो व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है कि नहीं। ओके, आईक्यू कितना है, ठीक है, अच्छी बात है, एक बार आईटी निकाल लेगा कोई दिक्कत नहीं है, एक बार क्लैट निकाल लेगा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन की जंग में आगे जाने के लिए वो व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है कि नहीं है। उस व्यक्ति का सोशल बिहेवियर कैसा है, उस व्यक्ति का कह सकते हैं सोशल मैनेजमेंट कैसा है, इमोशनल मैनेजमेंट कैसा है, वो व्यक्ति का एक सिविक सेंस कैसा है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं दोस्तों आज की डेट में ओवरऑल ग्रोथ के लिए। और एनएएस जिसकी बात की जा रही है यहां पर दोस्तों, उस एनएएस में ये कोई भी चीज इंक्लूड नहीं की गई है। ये तो बस पता लगा रहा है कि मैथ्स में कितने नंबर आ गए, साइंस में कितने नंबर आ गए और कॉलेज में कितने नंबर आ गए। ठीक है, निकालते रहिए, इससे कुछ खास निकल करके सामने नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस आर्टिकल को जरूर पढ़ लीजिएगा आप सब कि हिमांचल की सक्सेस ऑफ कोर्स लॉडेबल है। हिमांचल की सक्सेस जो है ये लॉडेबल है, डेफिनेटली ये कह सकते हैं लॉडेबल है। लेकिन मुझे लगता है कि एनएएस अभी भी बहुत सारे दूसरे ऐसे पैरामीटर्स को मिस कर रहा है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है किसी भी बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ को मेजर करने के लिए। दोस्तों, आई होप इस आर्टिकल को देख करके आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए हम आगे चलते हैं, दूसरे आर्टिकल के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज बहुत आर्टिकल आया है। एंड कस्टोडियन ब्रूटैलिटी बिगिन क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म। This is a very important article that has figured in today's newspaper, and for all of you law एस्पिरेंट्स ध्यान रखिएगा, इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया है जो बात करता है कस्टोडियल ब्रूटैलिटी से और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म से। दोस्तों, आइए हम इसके बारे में बात करें कि ये क्या बात कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों, ये केस इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, ये लिखा है शायद एक ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र काजगम की एक लीड स्पोक्स पर्सन ने। आइए बात करते हैं दोस्तों, हालांकि पॉलिटिकल नहीं हुई कहीं पर ये, लेकिन फिर भी आर्टिकल तो अच्छा लिखा है इन्होंने। दोस्तों, आइए हम बात करें। मैटर कुछ ऐसा है कि तमिलनाडु में एक जगह है शिवगंगा। तमिलनाडु में एक जगह है शिवगंगा और वहां पर तमिलनाडु पुलिस ने एक व्यक्ति की कस्टडी में हत्या कर दी। उस पर सिर्फ और सिर्फ चोरी का आरोप था और तमिलनाडु पुलिस ने उसकी कस्टडी में ही हत्या कर दी। उसके बाद ये आर्टिकल निकल करके आया और इस प्रकार की कस्टोडियल डेथ्स इंडिया में कोई नई नहीं है और सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट, एक रीजन या एक स्टेट तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक ऐसे ढेरों केसेस निकल करके आते रहते हैं कस्टोडियल डेथ्स की, कस्टोडियल टॉर्चर्स की। दोस्तों, आइए हम इसकी गहन समीक्षा करने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब ऐसा क्यों होता है। ओके, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले समझने की कोशिश की दोस्तों, हमारे देश की पुलिस की फंक्शनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे देश की पुलिस आज भी एक कॉलोनियल माइंडसेट या कॉलोनियल कल्चर से निकल करके नहीं आई है।
आज भी हमारे देश की पुलिस को एडमिनिस्टर करने वाले, आज भी हमारे देश की पुलिस को एडमिनिस्टर करने वाले या हमारे पुलिस को रेगुलेट करने वाले जो एक्ट हैं, कानून हैं, वो कॉलोनियल एरा में पास किए गए थे। कब पास किए गए थे? कॉलोनियल एरा में पास किए गए थे। और भाई साहब, कॉलोनियल एरा यानी जब ब्रिटिशर्स ने पुलिस का ये तंत्र, हमारे यहां की पुलिस का ये तंत्र या पुलिस का ये कल्चर डेवलप किया था, या ये एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर पुलिस का डेवलप किया था, ये कार्य संस्कृति विकसित की थी, तो उनके दिमाग में क्या रहा होगा कि वो एक ऐसा पुलिस तंत्र बनाएं जो बहुत बारबरस हो, जो बहुत सप्रेसिव हो, बहुत ऑप्रेसिव हो, जो हमेशा हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको क्रश करने के लिए एम्पावर्ड हो। एक ऐसा पुलिस तंत्र बनाया जाए जिसकी वजह से सिविलियंस में जरूरत से ज्यादा खौफ हो कि वो घर से बाहर निकलने में डरे, पुलिस को अप्रोच करने में डरे, पुलिस को देखकर डरे। एक ऐसा साइकोलॉजिकल माइंडसेट सोसाइटी का तैयार करना है कि पुलिस को देख करके उन्हें ब्रूटैलिटी के अलावा कुछ और दिखना नहीं चाहिए। पुलिस को एक पब्लिक सर्वेंट की तरह ना देखें, बल्कि एक पॉसिबल ऑप्रेसर की तरह देखें। दोस्तों, ये एक कॉलोनियल कल्चर था और ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए यह सिस्टम बनाया था, अपने फायदे के लिए सिस्टम बनाया था। दोस्तों अंग्रेज तो 1947 में चले गए, लेकिन ये कल्चर, ये पुलिसिंग कल्चर या पुलिसिंग सेंस हमें देकर के चले गए। ये अभी भी हम विरासत के रूप में ढो रहे हैं। दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप पढ़ेंगे, लोक प्रशासन, दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक फिलॉसफी है। डेवलप्ड कंट्रीज का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपिंग कंट्रीज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बेसिक अंतर होता है। डेवलप्ड कंट्रीज का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों, वो उनका खुद का डेवलप किए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर से निकला है। Just like United States of America has its own innovative administrative culture. In the same manner, the European countries have their own indigenous administrative culture, which was developed by them, nourished by them, flourished by them, evolved by them, patronized by them. बट डेवलपिंग कंट्रीज का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज भी उनके कॉलोनियल मास्टर्स के हैंगओवर से नीचे निकल करके नहीं आया। डेवलपिंग कंट्रीज में हम भी आ गए दोस्तों। हमारे यहां का ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स का माइंडसेट हो, चाहे वो पुलिस का माइंडसेट हो, कुल मिलाकर ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट आज भी उस एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर में से बाहर नहीं निकल पाया है जो कॉलोनियल लेगेसी, जो हमने कॉलोनियल एरा में पाया था। यानी आज भी हम कॉलोनियल लेगेसी को कहीं ना कहीं ढो रहे हैं। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? भाई साहब एक बात बताइए, राइट, पुलिसिंग कल्चर कैसा होना चाहिए? पुलिस शुड बी रूलर्स पुलिस और पुलिस शुड बी पीपल्स पुलिस। ध्यान रखिएगा, और पुलिस शुड बी पीपल्स पुलिस। ओके, ये बात मैं नहीं बोलता, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी एक केस में 2007 में। वो केस था प्रकाश सिंह केस। ये केस प्रकाश सिंह केस, आप प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश के ओल्ड डीजीपी हैं, मतलब एक्स डीजीपी हैं। इनके इंटरव्यूज आप सब बिल्कुल देख सकते हैं यूट्यूब पर, ढेरों इंटरव्यूज देखने को मिल जाएंगे और ढेर सारी बात इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स पर की है, ढेर सारी बात इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स पर की है। दोस्तों, ऐसा ही एक लिटिगेशन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने 2007 में दायर किया था, जिसे फेमस प्रकाश सिंह केस कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लंबी चौड़ी गाइडलाइंस प्रकाश सिंह केस में दी थी कि कैसे पुलिस रिफॉर्म्स हमारे देश में किए जा सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कैंडिडली और कैटेगोरिकली एक बात कहा था कि हमारे देश में पुलिस का माइंडसेट जो है वो रूलर्स की तरफ ओरिएंटेड है, ना कि पीपल्स की तरफ। There should be people's police in this country, not the rulers' police in this country. यहां रूलर्स का मतलब नेता, मंत्री, विधायक जो कुछ भी है। अब आपको तो पता है दोस्तों, पुलिस का जबरदस्त पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है। हमारे देश में पुलिस का जबरदस्त पॉलिटिसाइजेशन जो है वो हो चुका है। पुलिस का जबरदस्त राजनीतिकरण हो चुका है। राजनीति, राजनेता, सरकार, एमएलए, सांसद, विधायक, मंत्री और यहां तक उनके छर्रे भी पुलिस को रेगुलेट करते हैं। पुलिस को क्या करते हैं दोस्तों? रेगुलेट करते हैं, पुलिस पर अपना आदेश चलाते हैं। दोस्तों, प्रकाश सिंह केस में यह चीज कही गई थी कि भाई साहब ऐसा है, डीएसपी एंड अबव रेंज का जो पुलिस ऑफिसर होता है, डीएसपी एंड अबव रेंज का, इनफैक्ट और राइट एसआई एंड अबव रेंज का जो पुलिस ऑफिसर होता है, उसका एक फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। यह प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था। पुलिस को सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी देना बहुत जरूरी है।
पुलिस रूलर्स के दबाव में इतना काम नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है ये कस्टोडियल टॉर्चर जो हुआ या कस्टोडियल डेथ जो हुई, ये पुलिस वालों ने क्या अपने डिस्क्रिशन से किया होगा? क्या उनके साथ किसी प्रकार, उनके ऊपर किसी प्रकार कोई राजनीतिक दबाव नहीं होगा? क्या पुलिस जितनी भी बार्बरिज्म या जितनी भी सप्रेशन ऑपरेशन करती है वो पुलिस अपने डिस्क्रिशन का यूज करके करती है? मैं मान सकता हूं कि कुछ हद तक उनका डिस्क्रिशन, कुछ हद तक उनकी इनसेंसिटिविटी होती होगी, लेकिन 90% से ज्यादा उनके ऊपर राजनीतिक दबाव होता है। 90% से ज्यादा उनके ऊपर राजनीतिक दबाव होता है, क्योंकि उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, हर चीज दोस्तों किसके हाथ में है? रूलर्स के हाथ में है। और ये आज तक दोस्तों, आज तक ये सिस्टम चला आ रहा है। प्रकाश सिंह केस में इस बात की गई थी कि भाई साहब एक इंडिपेंडेंट पुलिस बोर्ड बनना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट पुलिस बोर्ड। हर स्टेट में एक, जैसे पुलिस जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट में एक इंडिपेंडेंट पुलिस बोर्ड बनना चाहिए और ये पुलिस बोर्ड को ये इंडिपेंडेंस दी जानी चाहिए कि भाई साहब ये पुलिस बोर्ड जो सरकार के नियंत्रण से, सरकार के रेगुलेशन से फ्री होकर काम करेगा, ये पुलिस बोर्ड के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पूरी की पूरी पुलिस मशीनरी के ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, इन सब चीजों की। यानी सरकार के हाथ से यह नियंत्रण खींच करके एक इंडिपेंडेंट बोर्ड के हाथ में दिया जाए पुलिस के ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, हर चीज की बात। अब यह सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में यह बात बोल के रखी थी दैट देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट पुलिस बोर्ड टू एडमिनिस्टर the policing structure in this country. There should be depoliticization of police in this country. There should be the police should be freed from the control of political masters. The police should not become the कठपुतली or the puppet of their political masters. ये सारी ढेरों गाइडलाइंस जो हैं दोस्तों प्रकाश सिंह केस में कही गई थी। चैट जीपीटी से लेकर आप गूगल पर कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं, प्रकाश सिंह केस एंड पुलिस रिफॉर्म्स, ये सारी बातें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये गाइडलाइंस दोस्तों 2007 से लेकर आज तक जो है धूल खा रही हैं। किसी भी स्टेट ने, माइंड इट, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, आज तक इन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट नहीं किया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यह है कि भाई साहब हमारे जो रूलर्स हैं वो पुलिस के ऊपर से अपना कंट्रोल छोड़ना ही नहीं चाहते, पुलिस के ऊपर से अपना कंट्रोल छोड़ना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों इसके चलते पुलिस कभी भी पीपल्स पुलिस नहीं बन पाएगी, वो हमेशा रूलर्स पुलिस ही बनी रहेगी। दोस्तों ये प्रकाश सिंह केस में बात की गई थी। इसके अलावा दोस्तों कुछ और चीजें भी हैं, ध्यान रखिएगा। पुलिस आज इतनी इनसेंसिटिव क्यों है? पुलिस के बारे में कहा जाता है, लेखिका ये कह रही है कि इतनी इनसेंसिटिव क्यों है? पुलिस के लिए हम एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम क्यों नहीं चला सकते? सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम क्यों नहीं चला सकते? और पुलिस को हम ज्यादा एम्पैथेटिक क्यों नहीं बना सकते? वाई पुलिस शुड नॉट बी एम्पैथेटिक टू पब्लिक? वाई पब्लिक शुड ऑलवेज बी फ्यूल्ड बाय, शुड ऑलवेज बी फिल्ड बाय फियर व्हेनेवर दे सी अ पुलिस पर्सन? पुलिस थाने में घुसते से ही हम सबके अंदर एक फियर आ जाता है कि भाई साहब पता नहीं कैसे बात करेंगे, कितनी बदतमीजी से बात करेंगे, वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें हैं। वाई दे शुड नॉट बी एम्पैथेटिक? वाई दे शुड नॉट बी सेंसिटिव? Why they should not be sensitive? ये सारी की सारी बात दोस्तों ये इसमें किया जा रहा है, ये सारी की सारी बात जो है इसमें किया जा रहा है। इसके लिए लेखक कहते हैं कि पुलिस की अलग से ट्रेनिंग होनी चाहिए, पुलिस की अलग से ट्रेनिंग होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों पुलिस की अच्छी ट्रेनिंग होती है, लेकिन आईपीएस की होती है, डीएसपी की होती है, राइट? आईपीएस और डीएसपी को थोड़ी एम्पैथेटिक वैल्यूज को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, एसपी, डीएसपी, जो हायर एशेलेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनको ज्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए, इनको ज्यादा एम्पैथेटिक बनाने के लिए इनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है। लेकिन लोअर रंग ऑफ पुलिस जो है, एसआई, कांस्टेबल, इनको ज्यादा एम्पैथेटिक या फिर सेंसिटिव बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई ट्रेनिंग में खर्चा कोई भी राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती। जैसा कि मैंने बोला, पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पुलिस को ज्यादा सेंसिटिव और एम्पैथेटिक बनाए। यानी पुलिस के लिए जो पैसा जाता है वो उनके मॉडर्न वेपन्स, उनके वेपन्स को मॉडर्नाइज करने में चला जाता है, राइट? उनके वेपन्स को मॉडर्नाइज करने में चला जाता है, पुलिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा बेटर बनाने में चला जाता है, पुलिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा बेटर बनाने में चला जाता है। लेकिन पुलिसिंग के अंदर ज्यादा वैल्यूज इनकलकेट करने के लिए यह पैसा नहीं जाता। तो लेखिका यह कह रही है दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू मेक द पुलिस मोर वैल्यू ड्रिवन, to change the approach of police, to sensitize the police, to make them more empathetic,
राइट। ये लेखिका ये बात कह रही है। लेखिका एक और बात कहती है कि भाई साहब पुलिस समझने की कोशिश कीजिए, इसकी अगर फंक्शनिंग को देखें तो ये सुबह बेचारा गया, सुबह पता चला एक मर्डर हो गया, दोपहर में वापस आया तो एक रेप हो गया, शाम को जो है सपोज करो एक किडनैपिंग हो गई। तो पुलिस का उठना बैठना, पुलिस वालों का उठना बैठना जो है वो एक बहुत ग्रे साइड ऑफ सोसाइटी में होता है। पुलिस जो है वो एक ग्रे साइड ऑफ सोसाइटी में वर्क करती है। जैसे मैं एक टीचर बहुत वैल्यू ड्रिवन होता है, क्योंकि उसको किससे डील करना है? बच्चों से डील करना है। आप सब मासूम बच्चों से डील करना है, इनको डील करना है, और बच्चे तो मासूम होते ही हैं, वो तो बेचारे अभी है ना नेसेंट स्टेज में हैं अभी, लेकिन इनको डील करना पड़ता है इन क्रिमिनल्स से, सोसाइटी के, और इसका सीधा इंपैक्ट दोस्तों इनके माइंडसेट पर होता है, पुलिस वालों की माइंडसेट पर होता है। इनका माइंडसेट इन लोगों के साथ डील करते करते ठीक वैसा ही हो जाता है जैसे कि ये क्रिमिनल्स हैं, और ये पुलिस वाले वैल्यू ड्रिवन नहीं होते, तो नहीं बन पाते। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनके ऊपर जबरदस्त वर्क स्ट्रेस होता है, इनके ऊपर जबरदस्त वर्क स्ट्रेस होता है, और अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस डिसऑर्डर्स भी पुलिस वालों में देखे गए हैं, और शायद ये वजह भी हो सकती है कि वो एक्सेसिव ब्रूटैलिटी करते हैं। तो हमें समस्या गिनाने से ज्यादा समस्या के जड़ को समझना इंपॉर्टेंट है कि ये समस्या कहां से जन्म ले रही है और इसका सॉल्यूशन हम किस तरफ ढूंढ सकते हैं। इज दैट क्लियर दोस्तों? तो इससे कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिस का डीपॉलिटिसाइजेशन करना, यानी पुलिस के फंक्शनिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप कम करना, पुलिस को ज्यादा सेंसिटिव बनाना, पुलिस की ट्रेनिंग करके उसके अंदर वैल्यूज इनकलकेट करना। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं टू मेक द पुलिस रूलर्स, टू मेक द पुलिस पीपल्स पुलिस, टू मेक द पुलिस पीपल्स पुलिस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारी की सारी बातें हैं। अच्छा आर्टिकल है, प्लीज आप सब पढ़ लीजिएगा, प्यारा आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है दोस्तों, इसको आप सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है? बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल। हालांकि एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ने लिखा है, बट फिर भी किसी पार्टी का जिक्र नहीं किया, और कोई भी ऐसी बात इन्होंने नहीं कही है जिसको मैं कह सकूं कि भाई साहब वो एक राजनीतिक बात कर रही हैं वगैरह वगैरह। दोस्तों आइए हम और कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इलेक्टोरल रोल रिवीजन पर मेरा कल एक वीडियो आ चुका है, जो बच्चे आज देख रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है दोस्तों, और इस पर अभी ढेर सारा डिस्कशन होना बाकी है, बिकॉज ये केस आज लिस्ट कर लिया गया है कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर सुनवाई हो रही है, यानी कल जब हम डीएनए करेंगे तो डेफिनेटली इस केस में क्या डेवलपमेंट हुए इसको लेकर आपसे एक चर्चा जरूर होगी। तो दोस्तों इस खबर को बहुत अच्छे से आप फॉलो करते रहिए, और इस पर मेरा एक बहुत ही शानदार वीडियो विधिज्ञ के यूट्यूब चैनल पर डल चुका है, बिहार इलेक्टोरल रोल कंट्रोवर्सी। माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम आगे चलते हैं। अब देखिए ट्रेड यूनियंस की स्ट्राइक है, इस पे कभी देखेंगे। देखिए इसके बाद दोस्तों ये आर्टिकल आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो आर्टिकल्स आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो FATF पर आए हैं दोस्तों, FATF पर आए हैं। प्लीज इस आर्टिकल के बारे में भी आइए हम बात करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, भाई ये आर्टिकल क्या कह रहा है, और इस आर्टिकल में किस प्रकार से भारत को एक डिप्लोमैटिक एज मिलती दिखाई दे रही है विज़-अ-वी पाकिस्तान। दोस्तों सबसे पहले हम आप सब जानते तो हैं वैसे FATF के बारे में, लेकिन चलिए फिर से ब्रीफली बता देता हूं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसे क्यों बनाया गया था? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक्चुअली में 39 कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वहीं पर है जहां OECD का हेडक्वार्टर है। OECD का हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। FATF पूरे वर्ल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग, राइट, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को बंद करने के लिए, राइट, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग यानी आतंकवाद को पैसा देना, टेरर फाइनेंसिंग, आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसा देना, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए पैसा देने वाले लोगों को, राइट, स्टॉप करने के लिए, उनको डिस्करेज करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाया गया है FATF। ये तो रही लेमैन बात। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का फाउंडिंग मेंबर भारत रहा है, फाउंडिंग मेंबर भारत जो है FATF का रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं या फिर जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, इसमें जो पैसा लगा हुआ होता है जनरली वो इलिसिट मनी ही लगा रहता है, इलिसिट मनी।
गैर कानूनी पैसा जो गलत तरीके से कमाया गया, यानी मनी लॉन्ड्रिंग करके कमाया गया या किसी और तरीके से कमाया गया, काला को सफेद करके कमाया गया, आपराधिक गतिविधियों से कमाया गया, जिस भी तरीके से कमाया गया, भ्रष्टाचार करके कमाया गया, टेरर फाइनेंसिंग में दोस्तों ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा पैसा लगा रहता है। तो अभी देखिए दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बीच में एक बहुत ही शार्प नेटवर्क है, बहुत ही शार्प नेटवर्क। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इन सब चीजों के बीच में एक शानदार और शार्प नेटवर्क है। और दोस्तों अगर हमने इनमें से किसी एक पर को भी पकड़ लिया तो डेफिनेटली हम इस सोसाइटी को बहुत सारी चीजों से मुक्त कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, टेररिस्ट एक्टिविटीज से, वगैरह वगैरह। दोस्तों ध्यान रखिएगा, FATF जो है ये दो अलग अलग प्रकार की लिस्ट जारी करता है। हालांकि FATF पे कभी हम सेपरेट क्लास कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो न्यूज कह रही है, एक है ग्रे लिस्ट, एक है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। दोस्तों FATF जो ग्रे लिस्ट में जिन कंट्रीज को रखता है, राइट, एक्चुअली में पाकिस्तान बहुत लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में था। यानी अगर कोई ऐसा देश जो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है और FATF उसे वार्निंग देना चाहता है, राइट, वार्निंग देना चाहता है कि भाई साहब ऐसा है कि तुमको ग्रे लिस्ट में हम रख रहे हैं, चुपचाप अभी थोड़ा सा ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जो है बंद कर दो, वरना उठा करके तुमको हम ब्लैक लिस्ट में भी डाल देंगे। ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 3 कंट्रीज हैं, म्यांमार, ईरान और नॉर्थ कोरिया। म्यांमार और ईरान और नॉर्थ कोरिया। भाई म्यांमार और कह सकते हैं नॉर्थ कोरिया तो है, ईरान भी करता ही है, आपने पता ही है, लेकिन ठीक है, ये 3 कंट्रीज हैं। अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में चली जाए, इसका मतलब उसका कंप्लीट इकोनॉमिक एक्सक्लूजन हो जाता है, कंप्लीट इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। यानी कोई भी कंट्री उसके साथ ट्रेड करने से पहले या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसे किसी प्रकार का लोन देने से पहले, कोई भी इन्वेस्टर इन कंट्रीज के फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट में या फिर एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से पहले 4 बार सोचता है या नहीं ही करता है इनफैक्ट। ओके, तो ये पूरी तरीके से, अब म्यांमार में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा जरा बताओ, कि किसी को सुना है म्यांमार के शेयर मार्केट में पैसा लगाया है मैंने, या नॉर्थ कोरिया के शेयर मार्केट में पैसा लगाया है? तो ब्लैक लिस्ट का मतलब इन कंट्रीज पर कंप्लीट एब्सोल्यूट इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाते हैं। लेकिन ये वो कंट्रीज हैं जो बार बार चेतावनी देने के बाद भी नहीं मानती। जिन कंट्रीज को अभी चेतावनी दी जा रही है कि बाज आओ, बाज आओ, बाज आओ, उन सबको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। और भारत के ढेर सारे प्रयासों की वजह से पाकिस्तान को दोस्तों हमने बहुत लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में रखा, बिकॉज भारत FATF के सामने ये स्टैब्लिश कर पाने में कामयाब रहा कि पाकिस्तान किस प्रकार से टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, राइट, टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब भारत का टारगेट कुछ और है। भारत पाकिस्तान को अब ब्लैक लिस्ट में इन कंट्रीज के साथ भेजना चाहता है, और बिल्कुल भेजना भी चाहिए, ब्लैक लिस्ट में भेजना चाहता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब हमारा अगला टारगेट जियोपॉलिटिकल टेबल्स पर यही है कि किस प्रकार से पाकिस्तान को हम FATF की ब्लैक लिस्ट में डाल दें और कंप्लीट इकोनॉमिक एम्बार्गो, कंप्लीट इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है इसके ऊपर लगा दें। दोस्तों इसके लिए रिसेंट में भारत को अभी एक पहली कामयाबी मिली है कि भाई साहब FATF ने दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्टेट स्पॉन्सरिंग ऑफ टेररिज्म को ध्यान रखिएगा, आई रिपीट, स्टेट स्पॉन्सरिंग ऑफ टेररिज्म को भी, टेररिज्म को फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेट स्पॉन्सरिंग ऑफ टेररिज्म को क्या किया है दोस्तों, इंक्लूड किया है FATF ने। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं आपको। भाई साहब देखिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए कोई तो सोर्स होता होगा, टेरर फाइनेंसिंग के लिए FATF आज तक ऐसा मानता था कि टेरर फाइनेंसिंग के लिए या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के लिए जो वित्त पोषण या फाइनेंशियल फंडिंग होती है, जनरली वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आती है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब अपराध करके आपने पैसा कमाया, इलिसिट या इलीगल सोर्सेस से पैसा कमाया और उसके थ्रू आपने जो है पैसा दिया। अभी तक माना जाता था कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से ही टेरर फाइनेंसिंग होती है, या इलिसिट मनी के माध्यम से या इलीगल मनी के माध्यम से ही टेरर फाइनेंसिंग होती है, ऐसा FATF का मानना था। लेकिन दोस्तों क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई गवर्नमेंट ही या स्टेट मशीनरी ही टेरर फाइनेंसिंग कर रही हो? जैसे किसी देश की सरकार, किसी देश की IB, उसकी आर्मी, उसकी गवर्नमेंट, यानी उसकी जो स्टेट आर्म है, स्टेट मशीनरी है, उसका कोई ना कोई कंपोनेंट ही टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, बहुत लंबे समय से हो रहा है।
पाकिस्तान की आर्मी लगातार वहां के टेरर नेटवर्क्स को फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, आज से नहीं बहुत दिन से हो रहा है, और लगातार हम लोग गला फाड़ फाड़ करके यह बात ग्लोबल टेबल्स पर सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स को डायरेक्ट फंडिंग कर रही है। कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं भाई साहब। मनी लॉन्ड्रिंग तो वो होता है जो सरकार की नजरों से छिप करके पैसा कहीं बाहर भेजा जाता है और चोरी छुपे फंडिंग की जाती है। भाई साहब, पाकिस्तान में की स्टेट मशीनरी डे लाइट अंडर फुल पब्लिक ग्लेयर बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए टेरर ग्रुप्स को पैसा प्रोवाइड कर रही है। टेरर ग्रुप्स को पैसा प्रोवाइड कर रही है, ये हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात मान नहीं रहा था। हमारे पास सब्सटैंशियल एविडेंस इस चीज के नहीं थे। लेकिन दोस्तों, हमें एक जीत कब मिली? जब FATF ने यह चीज कहा कि हां भाई, बहुत सारे देश भी स्टेट स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं टेररिज्म की, राइट? यानी स्टेट स्पॉन्सरिंग ऑफ टेररिज्म हैज बीन इंक्लूडेड एज वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। Till now, state sponsoring or state funding for terrorism was not considered as one of the source of terror financing. Only money laundering or funds raised through illegal or illicit means were included as were considered as the sources of terror financing. But recently, FATF has considered this also as a source of terror financing. अब ये कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। तो दोस्तों, हम जैसे ही इस चीज को हमने एक्नॉलेज करा दिया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यह होना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से यह सिद्ध कर दें कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI, जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है, या वहां का कोई भी बैंक, यानी स्टेट मशीनरी का कोई भी हिस्सा, स्टेट मशीनरी का कोई भी हिस्सा डायरेक्ट फाइनेंसिंग कर रहा है वहां के टेरर ग्रुप्स को। अगर हमने ये एविडेंस दोस्तों FATF के सामने प्रस्तुत कर दिया, तो डेफिनेटली हम एक स्टेप आगे आ जाएंगे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाने की। दोस्तों, हमारा ये डिप्लोमेटिक गोल है अब कि पाकिस्तान पे को कंप्लीटली इकोनॉमिकली एक्सक्लूड करवाना है, और उसके लिए उसका FATF के ब्लैक लिस्ट पर जाना जरूरी है। उसमें पहली कामयाबी हमें मिल चुकी है इसके थ्रू, राइट? आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके थ्रू हमें पहली कामयाबी जो है वो मिल चुकी है। दोस्तों, ऐसे में ये दोनों खबर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना? ये दोनों के दोनों जो खबरें हैं, ये प्लीज आप सब इसे पढ़ लीजिएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, आइए हम आगे और चलते हैं। देखिए, अब देखिए, 12 किल्ड इन वडोदरा, ये सारी की सारी न्यूज तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं बेटा, मैं इसके बारे में क्या बताऊं, है ना? टाइम पास मैं करना नहीं चाहता ये सारी की सारी न्यूज पढ़ा करके। आप लोग 12 किल्ड इन, है ना, वो सारी की सारी चीजें खुद ही पढ़ सकते हैं। एक छोटी सी खबर और आई थी, चलिए वो आई थी कि नहीं, मैं कहीं छोटी सी खबर देखी थी मैंने जो आपके करंट अफेयर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इलेक्टोरल लॉ में मेरा कल का वीडियो आ चुका है दोस्तों। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी इलेक्टोरल रोल वाले मसले को लेकर मीटिंग भी है। अच्छा, चलिए ठीक है, छोटी सी खबर जो थी वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हम डिस्कस कर लेते हैं इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नमीबिया यात्रा पर। दोस्तों, आइए इस पर छोटा सा डिस्कशन करते हैं, फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। आज की हम क्लास को एंड करते हैं। एक्चुअली में एक शिप जो है उस पर एक आर्टिकल आया था छोटा सा। चलिए दोस्तों, इंडिया अफ्रीका मस्ट वर्क साइड बाय साइड सेज PM इन नामीबिया। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नामीबिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, और भारत और नामीबिया के बायलैटरल रिलेशंस में एक जबरदस्त प्रकार का अपलिफ्टमेंट हुआ है। दोस्तों, नामीबिया अफ्रीका का एक कंट्री है। नामीबिया, आप देखेंगे कि नामीबिया अफ्रीका के साउदर्न मोस्ट टिप पर एक कंट्री है जो साउथ अफ्रीका के बगल में है। दोस्तों, नामीबिया हमारी ही तरह कभी यूरोपियन कंट्रीज का कॉलोनी हुआ करता था। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी नहीं आ रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले नहीं, 1919 तक जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का खत्म नहीं हुआ, जर्मनी उस पर अपनी कॉलोनी बनाकर रहता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार के बाद डेफिनेटली दोस्तों एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनता है। आई होप आपने उसका नाम सुना होगा, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। और ये लीग ऑफ नेशंस को कहा जाता है प्रीकर्सर टू यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना, लेकिन लीग ऑफ नेशंस दोस्तों
पहले बना। क्या बना? लीग ऑफ नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद बना। दोस्तों 1919 में जर्मनी के सरेंडर के बाद, जर्मनी के हार के बाद लीग ऑफ नेशंस ने नामीबिया को रूल कराने की जिम्मेदारी जो है वो साउथ अफ्रीका को दे दी। साउथ अफ्रीका उस वक्त अपार्थाइड से बहुत ज्यादा पीड़ित था, यानी वहां गोरों का शासन हुआ करता था। तो साउथ अफ्रीका को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जो कि उसकी बगल में ही कंट्री था, कि भाई साहब आप नामीबिया को क्या करिए, सपोर्ट करिए और उसको अपने पैर पे खड़ा करिए। लेकिन साउथ अफ्रीका जो उस वक्त अपार्थाइड से बहुत ज्यादा पीड़ित था, यानी गोरों का वहां राज हुआ करता था, नेल्सन मंडेला वगैरह को जेल में डाल दिया गया था, दोस्तों उसने नामीबिया को नई कॉलोनी के रूप में डेवलप करना शुरू कर दिया। दोस्तों भारत 1947 के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात साफ साफ कर दिया कि एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट नामीबिया के पक्ष में था। नामीबिया को याद दिलाया गया है कि किस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स ने अफ्रीका और अफ्रीका की सारी कंट्रीज को डीकोलोनाइज करने के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया, ग्लोबल लेवल पर इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया। पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या उसके बाद के सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स हो, सब लगभग सब ने एक सॉवरेन अफ्रीका की डिमांड की और यहां बात की कि अफ्रीका के रिसोर्सेस अफ्रीका के हैं, उसको किसी और की कॉलोनी नहीं बन सकते। दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ और बातें हुई कि आज हमें नामीबिया की जरूरत क्यों है। दोस्तों नामीबिया की जरूरत हमें अलग अलग चीजों को लेकर के है। फॉर एग्जांपल नामीबिया में यूरेनियम के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। नामीबिया में कॉपर और जिंक जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारे नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी नामीबिया के साथ हम एक व्यापारिक पैक्ट करना चाहते हैं और हमने नामीबिया को यह बात स्पष्ट भी कर दिया है कि हम जब किसी प्रकार की बायलैटरल पार्टनरशिप करते हैं तो हम आपका शोषण करने नहीं आ रहे हैं चाइना की तरह। ये एक टू वे पार्टनरशिप होगी, टू वे म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप होगी, ना कि चाइना की तरह वन वे पार्टनरशिप कि आपका पूरा रिसोर्स लूट करके ले जाए और आपको बदले में उसकी एक इनडायरेक्ट कॉलोनी बनकर रहना पड़े। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये इतनी छोटी सी बात है, इसको भी आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा। दोस्तों लाइव सेशन में हम लोग बहुत जल्दी आएंगे, राइट। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इस हफ्ते ही हम लाइव सेशन के मोड में आ जाएंगे, तब तक थोड़ा सा रिकॉर्डेड का मजा ले लीजिए। टाटा बाय माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग कल मिलेंगे। अब ये नहीं बोल सकता सेम टाइम प्राइम टाइम, बट कल मिलेंगे जरूर। एक दिन हम टाइम भी फिक्स कर देंगे, डोंट वरी। तब तक मेरा आप डेली इंतजार कीजिए प्लीज।